Hi everyone, welcome to Major HSKLC's Balnoy Academy. Myself Reshma, I am chemistry faculty here. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक 30 क्वेश्चन का सेट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने कोशिश करी है बेस्ट क्वेश्चंस करने की जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। साथ में आपको ये भी बताया जाएगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस ट्रिकी मेथड का यूज करना चाहिए जब मोर देन वन या ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस आपको सिमिलर लगे और आप डिटेक्ट ना कर पाए कि भाई कौन सा आंसर आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का टेस्ट एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन हियर एंड द फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. फर्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड. तो इसका मतलब है कि क्लियरली मेंशन हो रहा है कि ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है. तो चलिए एक काम करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर देते हैं. ठीक है, जैसे ही आपने हीट करा क्या बना आपका Na2CO3. क्या हो गया ये सोडियम कार्बोनेट. साथ में क्या बना H2O. साथ में क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड. एज क्लियरली मेंशन यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे तीन कंपाउंड्स बन चुके हैं. एक आपका सोडियम कार्बोनेट बना है, एक वाटर बना और एक कार्बन डाइऑक्साइड बना है. क्वेश्चन ये था कि कौन सी गैस इवॉल्व हुई. तो गैस तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है. इवन ये जो एरो होता है ये हमारा गैस को ही रिप्रेजेंट करता है. तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड इज इन एन ऑप्शन? बिल्कुल है. और ये रहा हमारा यहाँ पर ऑप्शन. ठीक है भाई, डन हो गई. ये साइन क्या इंडिकेट करता है कि ये जो रिएक्शन है ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है. मतलब आपको इस रिएक्शन को कराने के लिए हीट देने की जरूरत पड़ी. डन है. चलिए लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं. Why is helium preferred over hydrogen in a weather balloons even through hydrogen is lighter and a cheaper? Absolutely right. देखो, अगर आपसे बोला जाता है कि लाइटेस्ट गैस कौन सी, लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन. फिर सेकंड लाइटेस्ट दैट इज हीलियम. बट दोनों में डिफरेंसेस है. डिफरेंसेस ये है कि हीलियम जो है वो आपका नोबल एलिमेंट है. नोबल एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि इसकी वैलेंसी जीरो है, जल्दी से किसी के साथ में मिक्स नहीं होगा. ओके, अब मैं हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ आपको. सबसे पहले जो हमारी हाइड्रोजन गैस है डाई एटॉमिक है. दूसरा इसका जो नेचर है ना वो कंबस्टिबल नेचर है. मतलब अगर हम इसको एक जगह पे कलेक्ट कर लें तो ये अपने आप फायर कैच करने की टेंडेंसी रखता है. लाइटर है, राइट. दैट्स व्हाई ये दैट इज अ वेरी डेंजरस टर्म व्हिच इज सेड कि भाई ये कंबस्टिबल नेचर है. ऑफ कोर्स रिएक्टिव भी है. ओके, तो अब इसको यहाँ पर हाइड्रोजन बलून है, मे बी यू नो हायर एल्टीट्यूड पे गए, थोड़ा सा टेम्परेचर प्रेशर वेरिएशंस हुआ और इसने फायर कैच कर ली तो वहां पर इसमें हीलियम ऐड कर देते हैं. इवन अब तो क्या करने लगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हीलियम ही फिल करने लगे. चलिए अब देखते हैं ऑप्शन. हीलियम इज मोर अबंडेंट इन द एटमोस्फियर. अच्छा, अभी यहाँ पर एक और बात आपको बताऊं. आपके एटमोस्फियर में नॉट आप पर मैं यूनिवर्स की बात करती हूँ. तो हायर एटमोस्फियर में यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट गैस आपकी हाइड्रोजन है. सेकेंड इज हीलियम. हीलियम इज ए केमिकली इनर्ट एंड अ नॉन कंबस्टिबल. यस, ये सही है, लेकिन अभी हम और ऑप्शंस भी देखेंगे. हीलियम हैज अ हायर लिफ्टिंग पावर. हायर लिफ्टिंग पावर तो हाइड्रोजन की है, तभी तो हमारे लोअर एटमोस्फियर रीजन में हाइड्रोजन है ही नहीं. हीलियम कैन बी इजिली लिक्विफाइड. हीलियम भी लिक्विफाइड हो सकता है और हाइड्रोजन भी लिक्विफाइड हो सकता है इजिली. तो उसका ऐसा कोई रीजन नहीं है. बट यहाँ पर जो मुझे अप्रोप्रिएट रीजन लग रहा है वो है बी, यानी हीलियम केमिकली इनर्ट है. क्यों है केमिकली इनर्ट? क्योंकि भाई इसकी वैलेंसी जीरो हो गई, इनर्ट गैस का मेंबर हो गया. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. द ऑक्टेन नंबर इज मेजर यूज टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ. देखो, बेसिकली जो ऑक्टेन नंबर होता है ये प्योरिटी ऑफ फ्यूल को एग्जामाइन करता है. जैसे समटाइम आपने सुना होगा ना कि पेट्रोल पंप पर बताया जाता है कि इस पेट्रोल पंप का जो फ्यूल है वो बहुत प्योर नहीं है, उसमें इम्प्योरिटीज ज्यादा है. तो वो कैसे चेक करते हैं कि इसमें इम्प्योरिटीज ज्यादा है या नहीं? वो थ्रू द ऑक्टेन नंबर करते हैं. जो हमारा बेस्ट फ्यूल होता है विच इज द रॉकेट फ्यूल. रॉकेट फ्यूल का जो ऑक्टेन नंबर होता है विच इज अप्रोक्सीमेट 80-100 वाला है ना. तो अभी यहाँ पर क्या हुआ कि ये किसकी क्वालिटी को मेजर करता है. यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, कुकिंग ऑयल है. बट बेसिकली आप अगर ऑप्शन पे ध्यान दें तो पेट्रोल के आगे गैसोलीन गिवन है, यानी क्रूड ऑयल टर्म यहाँ पर है, इसलिए वी विल गो विद द पेट्रोल. ठीक है, गैसोलीन या फिर पेट्रोल पर जाएंगे. ठीक है भाई, बेसिकली ऑक्टेन नंबर क्या कर रहा है, क्वालिटी ऑफ फ्यूल कर रहा है, क्वालिटी ऑफ फ्यूल. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. ये यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन पर आते हैं. क्या बोलता है ये क्वेश्चन, देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन. अच्छा,
इट्स अ मेंशन यहाँ पर सॉल्यूशन। सबसे पहले व्हाट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बहुत इजी टर्म में समझाती हूँ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो पूरी तरह से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है बट नॉट सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करती। अब अगर सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है, सोचो कौन सा ऐसा फैक्टर, कौन सी ऐसी प्रोसेस, कौन सी ऐसी फिनोमिना है जिसमें आप सॉल्यूट का रोल देखते हैं या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मैटर करता है। वी सेड सॉल्यूट का जो मैटर होता है वो तो कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करता है, और कॉन्सेंट्रेशन जो डिफाइन करता है वो आपका क्या होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है। ऑस्मोसिस प्रोसेस करने के लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड होता है उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं ना। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन भी क्या होती है कि जो लिक्विड है वो मूवमेंट कर रहा है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो यहां पर वी सेड बॉइलिंग पॉइंट नो, वेपर प्रेशर, वैसे वेपर प्रेशर को कंसीडर किया जा सकता है बट फर्स्ट प्रायोरिटी ऑस्मोटिक प्रेशर को देनी। इफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज इन ऑप्शन तो वी विल गो विद द ऑस्मोटिक प्रेशर। सरफेस टेंशन तो कहीं आएगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि सरफेस टेंशन आपके कोहेसिव एडेसिव नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ये इटसेल्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, ये जिस मीडियम में प्रेजेंट है उसकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर शुड बी द करेक्ट आंसर, बट इन केस ऑस्मोटिक प्रेशर मेरे ऑप्शंस में नहीं होता, मैं इसको हाइड कर लेती हूँ। अभी करेक्ट आंसर इज सी, बट अभी मैं इसको बोल रही हूँ कि आप इसको हाइड कर ले और आपके पास ये 3 ऑप्शन है एंड यू हैव टू चूज वन। तो बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर एंड सरफेस टेंशन में वी विल गो विद अ वेपर प्रेशर। भाई वेपर प्रेशर भी तो सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करेगा, ओके। अब मैं बोल रही हूँ कि आप वेपर प्रेशर को भी हाइड कर लो, क्या बॉइलिंग पॉइंट भी कंसीडर किया जाएगा? वी सेड हाँ, बॉइलिंग पॉइंट भी कहीं ना कहीं कंसीडर किया जाएगा, बट यहाँ पर हमारे पास देयर आर अनदर फैक्टर्स टू, दैट्स मीन कि यस ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पार्ट है, राइट। तो मैंने इसलिए आप लोगों को बताया ताकि आपको याद रहे कि सीक्वेंसली अगर हमें देखना हो तो हम कौन सा आंसर लेंगे। बस याद रखना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है, सॉल्वेंट के ऊपर नहीं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। Which of the following explosive is known as octogen? हो सकता है ऑक्टोजन वर्ड आप लोगों ने इन दिनों न्यूज में बहुत सुना होगा। Is frequently used in a high velocity military appliances. Yes, जो डिफेंस सिस्टम है वहां पर एक्सप्लोसिव की फॉर्म में इसका यूज किया जाता है, और ये होता है आपका हाई, बहुत हाई हाई एनर्जी एक्सप्लोसिव। इसका ऐसा कुछ नहीं, बस ये बोलते हैं इसकी बहुत हाई एनर्जी एक्सप्लोसिव है। तो ये जो आपका हाई मेल्टिंग एनर्जी एक्सप्लोसिव है ऐसा बोलते, अब तक इससे पहले जो था वो RDX हुआ करता था, ये RDX से भी अप्रोक्स 30 से 40% हायर इसकी एनर्जी है। तो दिस इज HMX, ठीक है। क्या है ये? HMX, ठीक है, नाम भी समझ में आ गया। दिस इज हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। भाई एक्सप्लोसिव एक्स से है, ई से नहीं है, दैट इज द इनिशियल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 5th तक हमारे क्वेश्चंस डन हो चुके हैं। नाउ लुक एट दिस। अच्छा ये क्या है? ये है आपके पॉलीमर्स। मैच द फॉलोइंग पॉलीमर्स विद द मोनोमर यूनिट। मतलब पॉलीमर का मतलब क्या था भाई? तो पॉलीमर का जो मतलब होता है वो होता है आपका लाइक एक ही टर्म की यूनिट, द चेन ऑफ सेम यूनिट, है ना। जैसे मैं एक सिंपल बात बोलूं, दिस इज 1 1 1, ये एक ही टर्म की चेन है, तो ये पॉलीमर हुआ। हाँ, अब यहाँ पर पूछा है दिस इज मोनो यूनिट, यानी एक यूनिट क्या है, किसकी है। तो ये मतलब बेसिकली आपसे सिंपल केमिकल नेम के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले टेफ्लॉन के बारे में बात करें। वैसे टेफ्लॉन इससे पहले जो पेपर्स उसमें हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि टेफ्लॉन जो है वो नॉन स्टिक यूटेंसिल्स में लेयर लगाया जाता है। नॉन स्टिक यूटेंसिल्स का मतलब ये हुआ कि ये हीट को क्या कर रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ताकि हमारे नॉन स्टिक होते हैं ना, जिसमें हमारा जो फूड होता है वो स्टक नहीं होता, चिपकता नहीं है। पेंट में यूज करते हैं ताकि घर में जो हीट आ रही है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो यहाँ पर टेफ्लॉन का, बेसिकली टेफ्लॉन के नाम के बारे में बात करते हैं तो टेट्राफ्लोरोएथाइलीन ये इसका नेम है। तो 1 का बी मुझे ए में दिख गया, दैट्स मीन मुझे आंसर मिल गया है। ये तीनों एलिमिनेट हो गए। फिर भी और देख लेते हैं। नाइलॉन 6, नाइलॉन बहुत स्ट्रॉन्ग वायर फॉर्म में यूज किया जाता है। पैराशूट्स वगैरह के जो मटेरियल्स होता है वो नाइलॉन यूज किया जाता है। नाइलॉन के बारे में बोला जाता है इसका जो थ्रेड होता है वो इतना हार्ड होता है कि स्टील से भी 20-30% हायर स्ट्रेंथ होती है ना, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इसलिए पैराशूट में लगाया जाता है। तो दिस इज योर कार्पोलैक्टम। बेकेलाइट, बेकेलाइट थर्मोसेटिंग से बना हुआ होता है, विच इज व्हाट, वो हमारे जो कुकर का हैंडल है
है ना, फ्राई पैन हैंडल, टीवी की बॉडी हो गई, वो वाली बेकेलाइट होता है। तो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट बेकेलाइट, दिस इज फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। एंड नेचुरल रबर जो होती है, दिस इज आइसोपेरिन। ठीक, तो इसको ऐसे टर्म में कर लेंगे आप लोग, है ना। ये बेकेलाइट की सिंगल यूनिट के बारे में पूछा हुआ, मीन्स समझाने वाला सिर्फ इनके फंक्शन से वो आपको बता दिए, अदरवाइज ये नेम है, इनको तो लर्न ही करना पड़ेगा, राइट। लेकिन जैसे टेफ्लॉन है, वो तो मुझे क्लियर हो रहा था बाय द नेम। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड वाला बेकेलाइट है, ये भी क्लियर होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, व्हाट इज द रोल ऑफ कैडमियम और अ बोरॉन रॉड कंपेयर टू द हैवी वाटर। ओके, देखिए ये जो कैडमियम और अ बोरॉन रॉड है, ये आपकी कंट्रोल रॉड है। कंट्रोल रॉड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल रॉड? कंट्रोल रॉड वो होती है जो प्लांट को स्टार्ट या स्टॉप होने का काम करती है। मतलब फॉर एग्जांपल, मुझे प्लांट को स्टार्ट करना है तो ये रॉड जो है अंडरग्राउंड हो गई, अगर मुझे स्टॉप करना है तो ये रॉड्स बाहर आ गई, मतलब ये रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, रेडिएशन, राइट। नेक्स्ट, दिस इज हैवी वाटर। हैवी वाटर यूज किया जाता है एज अ मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करता है? मॉडरेट करता है, कंट्रोलर होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्सेस गामा पार्टिकल्स का। तो एक्सेस गामा पार्टिकल का जो कंट्रोलर है वो है आपका हैवी वाटर, और एंटायर रेडिएशन का, यानी प्लांट में से जो आपका फ्यूल है उसमें से अल्फा बीटा गामा जो प्रॉपर निकल रहे हैं, उनका जो कंट्रोलर है वो है कैडमियम और बोरोन। तो पहले मैंने ये सारे पॉइंट्स अपने माइंड में रिकॉल कर लिए जो जो मैंने पढ़ा। अब मैं ऑप्शन देखती हूँ कि कौन सा ऑप्शन इसको ज्यादा करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। द फर्स्ट, बोथ स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि गामा पार्टिकल, ये सिर्फ आपका हैवी वाटर करता है, मतलब ये वाला फंक्शन बोथ ना होकर हैवी वाटर होना चाहिए था। रॉन्ग है, एलिमिनेट कर दें, ठीक है। कैडमियम रॉड एब्जॉर्ब करती है एक्सेस न्यूट्रॉन टू कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो ये काम बोल सकते हैं कि ये करते हैं, लेकिन मैं इसको फिर भी होल्ड करूंगी, रीजन बताऊंगी अभी। हैवी वाटर एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन टू स्टॉप द रिएक्शन, कभी भी रिएक्शन को स्टॉप नहीं करता, क्या करता है? मॉडरेट करता है, कंट्रोल करता है, क्योंकि गामा पार्टिकल्स तो बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, अगर ये ज्यादा फ्लो हो जाएंगे तो यार बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, तो उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं, सिर्फ एक्सेस गामा पार्टिकल्स को मॉडरेट करने का काम करते हैं, स्टॉप नहीं कर सकता उसको। बोथ आर यूज एज अ प्राइमरी फ्यूल, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर मेरे पास, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस में यही है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग विद अ बी ऑप्शन। बट बी ऑप्शन में एक छोटा सा जो मुझे लग रहा है कि दिस नीड अ करेक्शन, एक्सेस न्यूट्रॉन की साथ साथ में ये रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब करता है, बट रेडिएशन मेंशन नहीं है, लेकिन हम इसको कंसीडर कर लेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे ओनली नहीं लिखा ना, दैट मीन स्कोप है, इसलिए हम लोग यहाँ पर गए, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर टॉपिक का क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एजियोट्रॉफिक मिक्सचर। देखो बेसिकली ना आपका जो मिक्सचर होता है ना, वो होते हैं जिनका मिक्सचर क्या है, जिसमें एलिमेंट्स बिना किसी कंपोजिशन के ऐसे ही ऐड कर लिए, जिनका बॉइलिंग, फ्रीजिंग, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। एजियोट्रॉफिक एक ऐसा मिक्सचर होता है जिनका टेम्परेचर कांस्टेंट यानी एक फिक्स्ड होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स्ड होता है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है इसके लिए वर्ड, और लिक्विड का मिक्सचर होता है, ठीक। अब देखते हैं, दे कैन बी सेपरेटेड इनटू अ प्योर कंपोनेंट बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमेशा दो लिक्विड्स होते हैं, उनको सेपरेट किया जाता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंसेस लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक। आगे बढ़े, दे कंसिस्ट ऑफ अ टू लिक्विड दैट कैन बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज एक्सेप्शन केस है ना मिक्सचर का ये। They always have a boiling point higher than the component. No, they are formed ideal solution. बिल्कुल भी नहीं, this should be the correct answer. ये definition ही है आपके एजियोट्रॉफिक मिक्सचर की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। Cleaning action of a soap is a result of a micelle formation. In a micelle, the orientation of a soap molecules is okay. अब एक बात बताते हैं आपको, ये जो मिसल होता है ना, इसका ऐसा शेप होता है, ऐसा करके शेप होता है, ठीक है। ये एरो है, एरो में ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव टुवर्ड द सेंटर होता है, स्पेरिकल शेप होती है इसकी, पूरा ऐसे स्फीयर शेप बन जाएगी। अब इसमें जो अपर में होता है ना, हेड वाले में, वो होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक उसे बोलते हैं जो क्या होता है, फिलिक है, मतलब पानी में घुल सकता है, तो वो आपके सोडियम, पोटेशियम, लॉन्ग चेन वाले आ गए, है ना। और यहाँ पर जो होता है ये आपका क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। फोबिक जो नहीं घुल सकता, लाइक ऑयल और वो डस्ट, ये आपके ये वाले COH वाले फंक्शंस के आगे, राइट। तो अभी यहाँ पर ये सब तो नहीं दिया, लेकिन हाँ मिसल के बारे में जरूर बोला है
किसमें हाइड्रोफिलिक हेड होता है, जबकि अपोजिट है हाइड्रोफोबिक टेल है, हाइड्रोफिलिक हेड है। ओके यहाँ पर सब ये तो सही था, बट ये रॉन्ग दे दिया, टुवर्ड द ऑयल और टुवर्ड द वाटर, है ना। वही मैं देख रही थी ऑप्शन, ये तो ये भी सही है, हाइड्रोफिलिक हेड है, हाइड्रोफिलिक हेड है, बट टुवर्ड वाटर, दिस इज नॉट, जब वाटर में घुल रहा है तो टुवर्ड ऑयल कैसे हो सकता है, इसलिए बी शुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। मिसल, अगर अगर ना मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट आता है कि मिसल और लेदर में क्या डिफरेंस है। देखिए पहले आपके पास सोप था, वो वाटर के साथ बना तो वो लेदर बन गया, ठीक है। लेदर के अंदर आपका दो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक, फिर वो आपके क्लोथ की डस्ट ले लेगा और देन वो आपका मिसल फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। वर्ड्स को समझते रहिएगा ध्यान से, और इसके लिए याद रखना कौन सा वाटर यूज किया जाएगा सोप के लिए, सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर सोप लेदर नहीं देगा, क्या दे देगा, स्कम दे देगा, स्कम। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पर आ गए हम। नेक्स्ट कहते हैं फॉर अ रिएक्शन A plus B द प्रोडक्ट इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज डबल एंड द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रॉप, मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई, तो बताइए कि आपकी जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर क्या है। मैं इनिशियली इसको आपको ट्रिक के साथ बताती हूँ। ये आपकी दैट इज द रिएक्टेंट जो रेट है, रिएक्शन रेट, और ये कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। वी सेड ये तो 4 टाइम हो गया है ना, और ये भी ट्वाइस 2n हो गया, तो मतलब इसको a की पावर दिस इज 2 और ये ट्वाइस हो गया n। तो मैं ओवरऑल इन दोनों को कंपेयर करूं तो मेरे पास आंसर आ गया 4 इज इक्वल टू 2n। तो अगर मेरे पास 2n है तो मैथमेटिक्स के थ्रू इसको 2 की पावर 2 करूंगी तो n जो आ गया 2 आ गया। इसके थ्रू ना आप रिएक्शन का ऑर्डर निकाल लेते हैं, तो n 2 आया, यानी कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन रेट का ये रिलेशन होता है। ओके नेक्स्ट पर आते हैं। विच टाइप्स ऑफ ग्लास is used for making optical instrument like a camera, lenses and a prism due to its higher refractive index। ये पहले भी टर्म मैंने डिस्कस किया है, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है फ्लिंट ग्लास का, और ग्लासेस में बात कर रहा है। अदरवाइज सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, डायमंड का होता है, दिस इज 2.45। फ्लिंट ग्लास से ही आपकी ऑप्टिकल फाइबर बनती है, बल्ब बनता है, लग रहा है ना बल्ब, ऐसे अब लग रहा है ना, ट्यूबलाइट्स बनती है, लेंसेज बनते हैं। हालांकि लेंसेज में वो क्रॉन ग्लास भी यूज कर लेते हैं प्रिज्म वगैरह में, बट जनरली फ्लिंट ग्लास ही यूज करते हैं। और अगर आप देखें पायरेक्स ग्लास, तो पायरेक्स ग्लास ना हीट रेसिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। मतलब पायरेक्स जो है वो बहुत हाई क्वालिटी ग्लास है। मतलब मैं जनरली इसका एग्जांपल अगर दूं तो मैं एक ही एग्जांपल देती हूँ कि वो जो हमारे घरों में बहुत एक्सपेंसिव वाली क्रॉकरी नहीं होती, बिल्कुल फाइन क्रॉकरी होती है, दैट इज अ पायरेक्स। जेना जनरली लेंसेज के लिए यूज किया जाता है। एंड वाटर ग्लास, आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने वाटर ग्लास अब देखा होगा कि नहीं, क्योंकि अब ना ग्लासेस को रिप्लेस कर दिया गया बाय द पॉलीमर प्लास्टिक, तो जनरली स्टूडेंट्स ने नहीं देखा होता। बट पहले क्या होता था, जो हमारा रेफ्रिजरेटर की बास्केट होती थी ना, उसके ऊपर एक ग्लास होता था। मतलब जैसे पायरेक्स हाई टेम्परेचर में रहता है, रेसिस्ट करता है, ऐसे ही ये लो टेम्परेचर पे रहता है। ये वाटर ग्लास के बारे में पता है कि जब ये टूटता था तो इट इज लाइक अ ब्रिटल, एकदम लाइक मर्क्यूरी, है ना, पर्ल पर्ल में बिखर जाता है। तो वो वाटर ग्लास, इसलिए इसका नाम भी वाटर ही पड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और क्लीन लुक में था। ओके नाउ द नेक्स्ट पर आते हैं। मस्टर्ड गैस यूज इन अ केमिकल वॉरफेयर, बिल्कुल वॉरफेयर में यूज की जाती है। द टेक्निकली नॉट अ गैस, हाँ बेसिकली ये गैस नहीं है, एक लिक्विड टर्म में होता है। और जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो एक बात याद रखिएगा, जितने भी आपके एक्सप्लोसिव टर्म में आप कोई भी टर्म यूज कर रहे हो उसमें सल्फर की प्रेजेंस होती ही होती है। तो अगर मैं इन ऑप्शंस पे जा रही हूँ, इवन आई डोंट नो द नेम, मतलब मैं ऐसा मान रही हूँ, मुझे तो नाम भी नहीं पता, ऐसा मान लिया, तो मेरे पास सबसे पहला आया फॉस्फीन। फॉस्फीन तो हमने सुना हुआ होता है, मतलब क्लोरोफॉर्म इसी से बनता है, इतना ज्यादा, मतलब वन ऑफ द डेंजरस गैस, ठीक, तो ये तो नहीं है। ओके नाइट्रोक्लोरोफॉर्म इसी से बना है, इसलिए भी नहीं होगा। एंड दिस इज सियानोजन क्लोरीन, दिस इज ऑल्सो नॉट। ये बेसिकली क्या करता है, वाइट स्ट्रक्चर दे देता है, बट यस इतना ज्यादा डेंजरस नहीं है जितना कि आपकी मस्टर्ड गैस है। अभी क्या बोला था कि सल्फर देख लेना, सल्फर का, तो सल्फर का मेरे पास यहां पर दिख गया, दिस इज डाइक्लोरो ऑर्डियंटली सल्फाइड, तो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके भाई डन हो गया, चलें आगे बढ़ते, नेक्स्ट पर आते हैं। कैलामाइन इज एन इंपॉर्टेंट और इन इंडस्ट्री विच मेटल, ओके कैलामाइन जिंक के लिए यूज किया जाता है, इट इज जिंक। जिंक का मोस्ट पॉपुलर, मतलब हमारे इंडिया में हम सबसे ज्यादा जिंक जो है वो इसी ओर से लेते हैं, ठीक है।
तो डन हो गया ये हमारा 13 तक, सॉरी। अब आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है which of the following gases is known as a philosopher's wool when its oxide is formed? Exactly, मतलब मेटल जो भी एलिमेंट बोलूंगे भी, नहीं तो हिंट मिल जाएगी ना। कोई भी एलिमेंट है जब हम उसका ऑक्साइड बनाते हैं ना तो बहुत वाइट कलर का देता है, और इट्स नॉट वाइट, इट्स अ क्लियर वाइट। मतलब क्या से सम टाइम इट इज यूज फॉर कहीं पर भी हमें वाइटिंग चाहिए, एकदम ग्लो वाइटिंग वाला, जैसे मेटल के ऊपर सम टाइम बहुत ग्लो वाला पेंट करना है, वाइट ब्राइट, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अभी मैं इसका और डिटेल बताऊंगी तो आंसर मिल जाएगा। पहले आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो फिलोसोफर वूल नाम ही इसीलिए पड़ा क्योंकि इसका जो ऑक्साइड है वो बहुत ही ज्यादा वाइट और क्लियर है। दिस इज योर जिंक ऑक्साइड। ठीक, अच्छा, जिंक ऑक्साइड इज फिलोसोफर वूल। और जिंक कार्बोनेट बेसिकली हम लोग अपने लिए यूज करते हैं, मतलब जो भी आप अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं ना, एनीथिंग विच गिव्स यू अ वाइट स्ट्रक्चर, वो सब में जिंक कार्बोनेट होता है। मतलब टेलकम में, फेयरनेस क्रीम, मतलब कोई सी भी क्रीम जो आप अपने स्किन पर लगा रहे हैं उन सब के अंदर व्हाइट कलर में होता है। बस एक चीज याद रखना, जब भी आप अपनी स्किन पर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आपकी बॉडी वाइज बताती हूँ, आपकी बॉडी में जितने भी लिविंग पार्ट्स हैं, लिविंग टेस्ट सेल्स हैं, वहां पर जब आप कुछ अप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम द आउटसाइड तो उसमें यूज करते हैं जिंक कार्बोनेट फॉर्म में। बेसिकली कार्बोनेट गिव्स द व्हाइट शेड। बट अगर कोई डेड है, डेड इज लाइक हेयर है, नेल्स है, यहाँ पर जब आप कुछ भी अप्लाई कर रहे हो तो वहां यूज करते हैं सिलिकेट। सिलिकेट इज गुड फॉर आपके डेड सेल्स को क्लीन करने के लिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। ब्लू हार्ट ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट बिकॉज। इससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। ये फ्लेम बना लेते हैं, ये 1 2 3, दिस इज द फ्लेम जोन। जब आप फ्लेम जोन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ वाला जो फ्लेम जोन होता है ना, इसमें टिप पर ब्लैक होता है ना, ब्लैक होता है और थोड़ा थोड़ा व्हाइट सा होता है। फिर यहाँ वाला जो होता है ये थोड़ा येलो टर्म में चला जाता है, और ये वाला जो होता है ये ब्लू होता है। ठीक, इसको ना मैं ऐसे नहीं रिलेट करूंगी, इसको मैं आपको रिलेट करूंगी थ्रू योर गैसेस फ्यूल। जो हमारे घरों में गैसेस फ्यूल होता है, आपने जर्नली देखा होगा कि आपका जो गैसेस फ्यूल है वो ब्लू कलर का होता है, ऑफ कोर्स ब्लू कलर का होता है। लेकिन अगर मैं वुडन की बात करूं, आपने कोई वुड जलाया, लकड़ी जलाया, तो उसका जो फ्लेम आता है वो येलोइश ऑरेंज आता है ना। अब उस सपोज कि ये मेरे पास एक वुड है और मैंने इसको जलाया, इट्स कलर इज येलो ऑरेंज, एंड व्हेन आई पुट अ केरोसिन ऑयल इन इट, तो इसका जो फ्लेम है वो कुछ पल के लिए ब्लू हो जाता है। इसका मतलब ब्लू कंबशन में सपोर्ट कर रहा है, राइट। इसी को एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था वीन्स, उन्होंने कहा कि टेम्परेचर जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। अब हमने कहा यार वेवलेंथ तो सबसे ज्यादा रेड की है, तो रेड का टेम्परेचर कम होगा एज कंपैरिजन ऑफ ब्लू। हाँ, अब इसलिए ये तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारी लाइफ में, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे आप कभी आयरन इंडस्ट्री में जाओ तो आयरन को पहले मेल्ट किया जाता है। जब आयरन को मेल्ट किया जाता है तो जो उसका कलर होता है वो रेड या ऑरेंज कलर का आ जाता है। लेकिन जब हमें उसे रिफॉर्म, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में करना हो, तो हमें इसे तब तक गर्म करना है जब तक कि वो प्रॉपर ब्लू ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि ब्लू का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। इवन इसको आप अलग अलग टॉपिक में, अलग अलग सब्जेक्ट में भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि कोई भी स्टार ओरिजिन हो रहा है, उसका कलर ब्लू है, तो आप क्या बोलेंगे? ये उसकी कौन सी प्रॉपर्टी इंडिकेट कर रहा है? ये उसके हाईएस्ट टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है, राइट। अब ये वाला ब्लू इसलिए है क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसमें कंप्लीट कंबशन हुआ है ना, तभी बोलते हैं ना गैसेस फ्यूल में कंप्लीट कंबशन हो रहा है। और जो आपकी आप जैसे कैंडल भी जलाते हैं, कैंडल का फ्लेम भी आप देखेंगे तो दिस इज येलोइश रेड होता है, उसमें भी आता है ना ब्लैकिंग आती है, सूटी फ्लेम व्हेन यू पुट द समथिंग ऑन इट, तो आप देखते हो उसे ब्लैकिंग कलेक्ट हो जाता है। गैस पर ऐसा नहीं होता, गैस फ्लेम में यानी उसमें कंप्लीट कंबशन हो रहा है, तो जिसमें भी कंप्लीट कंबशन होगा उसका कलर ब्लू में जाएगा। तो अभी ये सारे पॉइंट्स हमने डिक्लेयर यहाँ पर, मैं क्या बोलती हूँ, टर्म आया मैंने रिकॉल कर लिया, क्योंकि यहाँ पर मैं एग्जाम नहीं दे रही हूँ, यहाँ मैं अपने पेपर्स, अपने टॉपिक जो भी मैंने पढ़ा हुआ है मैं उसको रिवीजन कर रही हूँ थ्रू द क्वेश्चंस, राइट। अब मैं पढ़ूंगी यहाँ पर ऑप्शंस क्या कहते हैं। इट इज अ जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, नहीं, इनकम्प्लीट वाला तो ब्लैक टर्म में चला गया था। इट इज अ जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन विद अ मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई, भाई कंबशन होना है तो ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल ठीक है। इट कंटेन्स अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल, वो तो ब्लैक वाला ले रहा था। इट कंटेन्स द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसा कोई रूल नहीं है। We will go with this B. B should be the correct answer. Okay. Next पर आते हैं। नेक्स्ट भी हमें यहाँ पर प्रॉपर दिख ही रहा है, इसमें देख लेते हैं। If a gas is expand at a constant temperature, ठीक है, हमने एक constant temperature दिया और गैसेस एक्सपेंड होनी स्टार्ट हो गई,
इट्स प्रेशर डिक्रीजेस बिकॉज, क्योंकि अभी तक वो एक बॉक्स में थी, सपोज इमेजिन कर लो एक बॉक्स में थी, रैंडम टकरा रही थी, अब आपने उन्हें टेम्परेचर दिया, वो भी एक कांस्टेंट, जिससे उन सबका जो मोशन है वो ऑलमोस्ट सेम हो गया। तो वो जो जिस फ्रीक्वेंसी से आपको लाइट करेंगे कहीं ना कहीं वो भी सबकी सेम हो गई। पहले क्या हो रहा था, टकरा रहे थे, बढ़ रही थी, ज्यादा हो रही थी, पहले उस टर्म में जा रही थी, ठीक है। यहाँ पर देखते थे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, नंबर तो नहीं डिक्रीज हो सकते बट काइनेटिक एनर्जी को भी हम रिलेट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको होल्ड करके डाल दिया ऑप्शन को, अनटिल अनलेस मेरे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा क्लियर ना हो तो। द मॉलिक्यूल स्ट्राइक ऑन अ वॉल और कंटेनर लेस फ्रिक्वेंटली, ये है ना, देखो कम टकराएंगे, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा है। द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इंक्रीजेस, उल्टा नहीं होगा, जब आप टेम्परेचर राइज करोगे तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन तो और ज्यादा वाइड होगा, उनका गैप बढ़ेगा, तो ये तो यार रॉन्ग हो गया। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है सी। हालांकि वी कैन से जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें वेरिएशंस पॉसिबल होगा, तो मैं इसको अगर विस्कोसिटी से भी कनेक्ट करूँ तो काफी रिलेट कर सकते हैं ना। तो चलिए ये 16 तक मेरे को आंसर मिल चुका है। अब मैं आ रही हूँ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पर जो टर्म है वो है इनमें से कौन सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इससे एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो हमारी हो गई वो रिएक्शन हो गई जिसमें से हीट रिलीज होती है ना। जैसे आपने बहुत सारे रिएक्शन देखी होगी ना, जिसको जैसे हम कराते हैं तो उसमें एकदम से बहुत ज्यादा हीट निकलती है। एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ आपको, वो चूना होता है ना, लाइम, जब हम उसे स्लेक बनाते हैं, मतलब बुझाते हैं लाइक व्हाइट वॉश करने के लिए, तो उसे बकेट में डालकर पानी के साथ में रख देते हैं, फिर क्या होता है आपका जो लाइम होता है बहुत ऊंचे ऊंचे तक जाता है, मतलब इतनी ज्यादा हीट निकलती है ना, कि अगर मैं आसपास में खड़ी हूँ ना, हमें स्किन पे लग जाए तो हमें स्किन जल सकती है, मतलब किसी की भी स्किन जल सकती है। तो ये हमने तो हीट नहीं दी, हमने तो इवन और इसको वाटर के साथ रखा है, बट इसने खुद हीट जनरेट करी। तो ऐसे रिएक्शन जो रिएक्शन देने के बाद में जिसमें हीट रिलीज हो वो एक्सोथर्मिक है, और जिसको आप रिएक्शन कराने के लिए हीट दे वो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास है फर्स्ट, दिस इज कंबशन। कंबशन वर्ड का मतलब क्या होता है, चाहे आपका कंबशन हो चाहे आपका बर्निंग हो, मतलब आप हीट दे रहे हो, तो कुछ भी हो, कंबशन आपका हमेशा एंडोथर्मिक, अच्छा कंबशन ऑफ मेथेन है ना। तो दिस इज कंबशन ऑफ मेथेन, ये तो मेथेन जो है आपके फ्यूल में कंसीडर किया जाता है, तो ये दोनों है, एंडो भी और एक्सो भी है। मैं इसको कंप्लीटली एंडोथर्मिक कंसीडर नहीं करती, मतलब मैं इसको क्रॉस ना करके क्वेश्चन मार्क में डाल देती हूँ जब तक मेरे पास आगे ना क्वेश्चन को मिल जाए। रेस्पिरेशन ही ना ह्यूमन, वैसे आपको होता है हमारी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है। कभी कभी देखना मुंह के आगे ऐसे हाथ लगाकर देखोगे, जब आप सांस लोगे तो आपको थोड़ा वार्म फील इफेक्ट होगा, तो है एक्सोथर्मिक है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, भाई बेस्ट आंसर मिल गया, बताती हूँ क्यों। डाइल्यूशन ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड, व्हेन द सल्फ्यूरिक एसिड में आप पानी डालते हैं तो डाइल्यूट कर रहे हैं। वैसे सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करने के लिए कभी सल्फ्यूरिक एसिड में पानी नहीं डालते, पानी में एसिड डालते हैं, इसमें हमेशा हीट रिलीज होती है, इट इज द एक्सोथर्मिक, ठीक है। Now I'm confused between combustion and methane, but combustion word आ गया तो मैं इसको एंडो, और इसमें मेथेन की में बहुत ज्यादा हीट निकलती है तो एक्सो, ये दोनों है। अगर मेरे पास ये आंसर ना होता तो मैं उसकी साइड जाती, बट अभी मैं इधर ही जाऊंगी। अभी सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस का मतलब क्या होता है, देखो बेसिकली क्या होता है, जब आपकी जो ड्राई आइस होती है, व्हेन यू पुट योर आइज ऑन हैंड, तो आपकी जो आइस है दैट इज अ नॉर्मल आइस, कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्डिफाइड हुई, ये नॉर्मल आइस है। लेकिन जब ये पिघलनी स्टार्ट होती है, मेल्ट होनी स्टार्ट होती है, तो यू फील सम हीट ऑन इट, है ना, आपको हैंड पर हीट फील होती है, दैट इज अ लेटेंट हीट। खैर अभी हम लोग केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखो मेल्ट करने के लिए आपको हीट देनी ही होगी, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ये हमारा बेस्ट एग्जांपल है एंडोथर्मिक का, ठीक है भाई। ओके आगे बात करते हैं नेक्स्ट पर। Which catalyst is used in the hydrogenation of vegetable oil to make the वनस्पति घी। पहले मैं आपको रिएक्शन लिखकर दिखा देती हूँ। इसमें आपका वेजिटेबल ऑयल होता है जो कि अनसैचुरेटेड होता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है, उसको हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, थोड़ा सा हाई प्रेशर रख देते हैं, टेम्परेचर रख देते हैं, निकल या पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट रखेंगे, ये वेजिटेबल फैट या घी बन जाएगा। इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं, वनस्पति घी इसी से बनता है। तो अभी यहाँ पर कैटलिस्ट पूछा है, डिकम्पोजिशन, ये सॉरी क्या पूछा है, कैटलिस्ट पूछा है, मैं सोच रही टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर कैटलिस्ट निकल एंड पैलेडियम है, दिस इज निकल,
प्लेटेनियम नहीं है, पैलेडियम है, दैट्स व्हाई वी विल गो विद निकल, है ना. ओके, कंपोजिट रिएक्शन हो गई ना, दोनों मिलकर एक बना दिया, दैट्स व्हाई. हाँ, चलो आगे बात करते हैं. एन एलिमेंट हैज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 287. देखो सबसे पहली बात 1 2 3, ओके 287 है. और व्हाट इज द इट्स वैलेंसी एंड विच ग्रुप डज इट बिलोंग. 7 स्टैंड फॉर, इसकी 1 वैलेंसी है. 1 वैलेंसी है मतलब फर्स्ट ग्रुप में आ गया. अब आप यहाँ पर देख लीजिए, वैलेंसी 1 है, वैलेंसी 1 है, तो इन दोनों को हटा दिया. अब सॉरी, वैलेंसी 1 है ना. अब ग्रुप बताना है मुझे, ग्रुप नहीं, मैंने वैलेंसी 1 बोला है. अब ग्रुप की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो ग्रुप होता है वो ये 17 ग्रुप में आ जाता है. ठीक है, ये आ गया 17 ग्रुप, 5 6 7, ठीक बनाया ना. हाँ, दिस इज 17 ग्रुप. हेलोजन फैमिली आपकी हो गई. ये आ गया इसका बी, दिस इज हेलोजन 17 ग्रुप. ठीक है, और नेक्स्ट वाले में मेरे को थोड़ा सा अपर स्लाइड करना होगा. वी आर ऑन अ क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन क्या कहता है. एंटासिड लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू ट्रीट एसिडिटी इन द स्टमक. एब्सोल्युटली, ये हमारा ना एंटासिड है. एंटासिड वर्ड हम उसे बोलते हैं जो हमारा वीक बेस होता है, वीक बेस. और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है जिसका जो पीएच है वो 10 है. पहले तो ये क्लियर हो गया. ठीक है, हमारा स्टमक का पीएच जो होता है वो अप्रोक्स 2 होगा. ठीक है, अप्रोक्स 2 होगा. अब आगे बढ़ते हैं. स्टेटमेंट 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस दैट रिएक्ट वाइडली विद अ स्टमक एसिड. देखो सब कुछ सही था, वही एसिड से भी रिएक्ट करता है, बट ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड बेस नहीं है, ये एक वीक बेस है. एंटासिड का मतलब ही होता है वीक बेस. तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. बोथ, वन इज ट्रू एंड द अदर इज फॉल्स. ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं. स्टेटमेंट 1, at a room temperature water is a liquid while hydrogen sulfide is a gas. अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि like give the one word answer कि why the water exists in a normal temperature, it's found in a liquid state, hydrogen sulfide found in a gaseous state, and what I am saying कि भाई एक वर्ड में आप इसका आंसर दो तो आपके अकॉर्डिंग वो प्रॉपर आंसर क्या होना चाहिए. तो एक ना छोटा सा हिंट याद रखिएगा, जब भी वाटर का कुछ भी एक्सेप्शन क्वेश्चंस आता है, एक्सेप्शंस नेचर पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो वहां पर हमेशा याद रखना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मस्ट बी देयर. ठीक है, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी होगी क्योंकि वाटर की जितनी भी एक्सेप्शन प्रॉपर्टीज होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है. तो अगर मेरे पास यहाँ पर मुझे रीजन ना दिया होता तो मेरा फर्स्ट आंसर ये होता है हाँ क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रीजन क्या हुआ. हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रीजन ये हुआ कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन रेट के बारे में बात हो रही है. ठीक है, फिलहाल हम आगे देखते हैं रीजन क्या कह रहा है. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, बिल्कुल ठीक है. और लीडिंग टू अ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. देखो आ गया ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई द बोथ आर करेक्ट. ओके, याद रख लेना वाटर का कुछ भी एक्सेप्शन नेचर हो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही आंसर होगा. आगे आ जाते हैं. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक 22 वाला क्वेश्चन है. बॉयल्स लॉ, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन. भाई वैसे ना अगर आपको बॉयल्स लॉ के बारे में बात करनी है तो देखना, जब भी आप केमिस्ट्री के लॉ पढ़ेंगे तो उसमें 3 ही चीजें होती हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर. अगर किन्हीं 2 के बारे में बात हो रही है तो भाई थर्ड वाला जो है वो कांस्टेंट होगा. और लर्न रखने के लिए दोनों में रिलेशन क्या है तो आप ऐसे लर्न करिएगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन होती है. तो अगर मैं इस इक्वेशन से जाऊं तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है ना. अब ये टर्म मैंने अपने माइंड में रिकॉल कर लिया, क्लियर कर लिया. नाउ आई एम कमिंग दिस लॉ कि ये कहता क्या है. तो इसका फर्स्ट जो एजर्शन है वो कहता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड अ वॉल्यूम फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस रिमेन कांस्टेंट. देखो अगर वो ऑलरेडी कह रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रख दें तो ये तो कांस्टेंट हो ही गया. एंड द नंबर ऑफ मोल है, यस रीजन बिल्कुल ठीक है. अब बात करते हैं सॉरी रीजन नहीं, एजर्शन बिल्कुल ठीक है. रीजन कहता है अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी इफ द वॉल्यूम इज हाफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलिजन पर यूनिट एरिया ऑफ द कंटेनर. एब्सोल्यूट राइट. देखो मैं आपको सिंपल बताती हूँ. मान लो आपके पास 10 पार्टिकल्स थे एक वेसल में, है ना, गैसेस पार्टिकल. अब 10 में से आपने 5 कर दिया तो ध्यान समझना कि वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे वो और डबल हो जाता है. रीजन ये होता है क्योंकि वो उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो उनको बहुत ज्यादा मिल जाता है जिनसे उनका कोलाइडेशन रेट बढ़ जाता है जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है. तो वी सेट बिल्कुल ठीक है, दोनों करेक्ट है और दोनों ने करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी है. ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं.
Aspirin is a chemically known as acetylsalicylic acid. What is the primary function and a common side effect taken in the empty stomach? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, खैर बताते हैं फिर भी। सबसे पहली बात जो आपको टर्म समझना है, एस्प्रिन के अंदर सैलिसाइक्लिक एसिड है। आप जानते हैं इस एसिड के बारे में, ये एसिड हमारे लिए डेंजरस है, बट ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मतलब आजकल आप लोग जितने भी स्किन फेस वॉश लाइक सिरम यूज करते हैं, उन सब के अंदर होता है। ये प्लांट की लीफ में से निकलता है एंड इट्स अ वेरी डेंजरस, राइट। अब अगर आप इसे एम्प्टी स्टमक लेंगे तो सबसे पहली बात क्या होगा, ये एसिड होगा आपकी बॉडी के अंदर जाएगा और हमारे टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, है ना, फीवर टर्म्स में यूज किया जाएगा। तो क्या एंटीबायोटिक? नो। हाँ, दिस इज एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक वर्ड का मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ाना, जिससे गैस्ट्रिक इरिटेशन हो जाएगी। तो अभी मेरे पास मुझे बी आंसर मिला है, लेकिन मैं अभी आगे भी और देखो, एंटीसेप्टिक तो काम नहीं करेगा ऑफ कोर्स, और बिल्कुल भी नहीं, स्लीपिंग से भी नहीं। दिस विल गो विद दिस बी, बस ये याद रखना। दैट इज अगर आप एम्प्टी स्टमक कोई भी एसिड लेंगे तो ऑलरेडी आपका वो स्टमक में एसिड निकला हुआ है। यहाँ पर अगर आप लेंगे तो क्या होगा, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना, जैसे फीवर कॉज बोल सकते हैं, जैसे इनडाइजेशन हो सकता है, राइट। तो ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केमिकल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव इन अ फ्रूट जूस एंड स्क्वैश इनहिबिटर टू ग्रो द। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिजर्वेटिव? प्रिजर्वेटिव होता है इनहिबिटर, यानी रोकेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए। तभी तो हम बहुत सारी चीजों को फ्रिज में रखते हैं ना, कुछ टेम्परेचर से बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। और समटाइम वी यूज सम, अगर मान लो हम पिकल की बात करें तो वी पुट सम ऑयल इन इट, बट जब हम स्वीट टर्म में कुछ बात कर रहे हैं तो वहां पर वी आर यूजिंग अ स्पेसिफिक सोडियम बेंजुएट, है ना, सोडियम बेंजुएट सुना होगा आपने, ये जनरली यूज किया जाता है एंड इट इज वेरी गुड कि ये क्या करता है, हमारे जो जितने भी स्वीट वाले टर्म्स होते हैं ना, खट्टे मीठे वाले, जिसमें आप बहुत ज्यादा ऑयल नहीं डाल सकते, बहुत ज्यादा शुगर नहीं डाल सकते, वहां पर एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। मतलब जैम वगैरह में जनरली यूज करते हैं। और तो कुछ नहीं। और यस, मतलब वी आर यूजिंग, मतलब हम लोग यूज कर सकते हैं द सेवरल अदर्स थिंग्स टू, जैसे द लिटिल बिट अमाउंट ऑफ विनेगर। बट अगर बात करें सोडियम बेंजोएट की तो ये बेस्ट यूज किया जाता है, ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ। मे बी कभी आप देखें और बुक्स में और भी आपको एग्जांपल्स मिले, तो दैट्स व्हाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इट इज द 25th क्वेश्चन। क्या कहता है 25th क्वेश्चन? व्हाट इज द मेन केमिकल डिफरेंस बिटवीन सोप एंड अ सिंथेटिक डिटर्जेंट? देखो, सबसे पहली बात, अगर मुझे डिफरेंसेस देखना है ना, ये रहा सोप और ये रहा डिटर्जेंट, ठीक है। पहले मैं इनके दोनों में आपको सिमिलरिटी बताती हूँ। दोनों के अंदर सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट हैं, विद इसके अंदर है फैटी एसिड, जो कि है फैटी एसिड जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड के मेंबर, और इसके अंदर है सल्फोनिक एसिड, जो सल्फोनिक एसिड चेन, ठीक है। ये जो सोप है ये बेसिकली हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक वाटर मॉलिक्यूल्स देता है। ये हमेशा सेम, यानी हर वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, ऑल काइंड्स ऑफ इम्प्योरिटीज के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। मिसल की फॉर्मेशन दोनों में होती है। लेट्स सी ये क्या कह रहा है। कहता है सोप आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन, फैटी एसिड एंड डिटर्जेंट के बाद जो सोडियम सॉल्ट चेन होती है वो बेंजोइक सल्फोनिक एसिड। दिस आई एम सेइंग द सल्फोनिक एसिड। तो यस, ये दोनों ये करेक्ट है, लेकिन फिर भी हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। सोप वर्क इन हार्ड वाटर, बिल्कुल काट दो, आगे पढ़ो ही मत, ये हार्ड वाटर में कभी नहीं घुलता। दैट्स वाई क्या बनाता है, स्कम बनाता है हार्ड वाटर में। वो यमुना रिवर पे जो स्नो हमें दिखती है, स्नो टाइप स्ट्रक्चर, दैट इज अ स्कम। सोप्स आर द पेट्रोलियम बेस्ड एंड बिल्कुल भी नहीं, देयर इज नो केमिकल डिफरेंसेस। भाई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, आपको पता है डिटर्जेंट जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और जो सोप का लेदर है वो बायोडिग्रेडेबल है। मतलब कि सोप का लेदर पोल्यूशन नहीं करता और डिटर्जेंट का जो है वो पोल्यूशन कॉज करता है। नेक्स्ट पर आ गए हम। दिस इज द 26th क्वेश्चन। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द पीरियोडिक टेबल? ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल की जो बेसिकली ट्रेंड्स होता है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। हाँ, पीरियड में अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। अगर ग्रुप में बात करें तो एटॉमिक रेडियस जितना आप नीचे जाते रहेंगे एटॉमिक रेडियस एटॉमिक साइज इंक्रीज होता रहेगा। अगर आपको एटॉमिक रेडियस में कंफ्यूजन है तो बता दूं कि एटॉमिक रेडियस, जैसे ये हमारा कोई भी एटम है, ये न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट का जो डिस्टेंस होता है उसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगी। वी सेड बिल्कुल ठीक है।
मतलब इससे डायरेक्टली बढ़ेगा नहीं, वैलेंसी टर्म्स भी इंट्रोड्यूस होगा, बट व्हाट आई एम सेइंग कि अगर ग्रुप में आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो यस एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। ओके, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, यहाँ थोड़ा रॉन्ग है, थोड़ा नहीं ज्यादा ही रॉन्ग है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो मेटेलिक नेचर डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि मेटल का नेचर होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट्स मीन ये इससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, आयंस लेने की टेंडेंसी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, डिक्रीजेस डाउन टू ग्रुप, बिल्कुल ठीक है, एटॉमिक रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन है, बिल्कुल ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमें मिल चुका है विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 27th वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर कहते हैं ड्राई ल्यूब्रिकेंट इन अ मशीन्स वेयर ऑयल कैन नॉट बी यूज। यस, देयर आर सेवरल मशीनरीज जहाँ पर हम ऑयल यूज नहीं कर सकते, तो वहां पर हम ल्यूब्रिकेंट की फॉर्म में क्या यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सिलिका जो है वो कभी भी यूज नहीं करेंगे, ये तो और ज्यादा उसको डेंस कर देती है, ब्लॉक कर देती है। ग्रेफाइट भी जनरली यूज, इवन हमारे इलेक्ट्रोड्स फॉर्म में भी हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं, तो बेस्ट आंसर इज ग्रेफाइट। आयरन फिलिंग यूज नहीं करेंगे, डायमंड डस्ट कर सकते हैं अगर अवेलेबल हो तो, बट उससे भी बेटर होगा ग्रेफाइट, क्योंकि डायमंड डस्ट हम नहीं करेंगे, बेटर बताते हो रीजन। डायमंड जो है वो इंसुलेटर प्रॉपर्टी का है, और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी तो कंडक्शन करेगा ही नहीं, तो फिर यहाँ पे लुब्रिकेंसी कैसे प्रोवाइड करा सकता है। वी विल गो विद द ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कंडक्शन प्रॉपर्टी शो करता है ना, इसलिए हम कर सकते हैं यहाँ पे यूज। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट करेक्टली मैच। अच्छा, पहले नहीं पढ़ लिया करें, दिस इज नॉट करेक्टली मैच और अ करेक्टली मैच, बड़ा कंफ्यूज करता है ये। गैलेना, दिस इज लेड, बिल्कुल ठीक है। सिनाबार, मरकरी, भाई इंडिया में सबसे ज्यादा मरकरी इसी से लेते हैं, और बॉक्साइड, एल्यूमिनियम, बिल्कुल ठीक है। मतलब ये तीन ना आपके बहुत कॉमन है, आपको टिप पर रहने चाहिए। अभी मैं इतने सारे क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस करा रही हूँ, उन सब में आपने देखा होगा मोस्टली ये क्वेश्चन आता ही आता है ना, मतलब आता है मतलब आया हुआ है। अब यहाँ से अगर मैं एलिमिनेशन से भी जाऊं तो यस, मुझे आंसर मिल चुका है, बट कैलामाइन अभी हमने इससे पहले भी पढ़ा था। कैलामाइन हम जिंक के लिए यूज करते हैं, मैग्नीशियम के लिए नहीं, किसके लिए यूज करते हैं, जिंक के लिए। तो मिल गया हमें इनकरेक्ट, बिल्कुल मिल गया। चले सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, बेसिकली आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकालने के लिए आप क्या करो, वैसे तो मैं आपको यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर बताऊंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कभी ऐसे कंपेयर करना हो तो आप उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना। किसमें, जैसे लिथियम का है, दिस इज 1s2 2s1, बेरिलियम का है तो बेरिलियम का क्या कर हो जाएगा, दिस इज 1s2, दिस इज 2s2, है ना, और 2s2। देखो ये फुलफिल हो चुका है, दैट्स मीन इसकी आयोनाइजेशन पावर इससे तो कम होगी, तो मैंने बेरिलियम को पहले ही एलिमिनेट कर दिया। अगर मैं बोरॉन की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p1, राइट। इसको फिर भी मैं होल्ड करा सकती हूँ लिथियम के साथ में अभी, क्योंकि आई एम कंपेयरिंग है ना भाई, मैं कंपेयर कर रही हूँ। और ये क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2, तो कहीं ना कहीं ये भी इससे थोड़ा सा स्टेबल है, तो मैं कार्बन को एलिमिनेट कर दूंगी। मेरे पास दो चॉइस बची है, लिथियम और बोरॉन। तो यहाँ पर मुझे बेसिकली हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी गई थी, जिसको रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़े। तो यहाँ पर जो बेस्ट आपका है वो है लिथियम, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, लिथियम होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ लेते हैं एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। Ozone is in a stratosphere is considered a good, but ozone in a troposphere is considered as a pollutant. बिल्कुल ठीक है। In a stratosphere, it protects Earth from a UV radiation, while in a troposphere, it is a major component of a photochemical smoke cause respiratory issues. Okay, basically, what is the function of ozone? ठीक है, हम बोलते हैं कि जो हमारी ओजोन है ना, ये हमारे यूवी रेडिएशन प्रोटेक्शन से हमें प्रोटेक्ट कर रही है। एक्चुअली जो हमारी यूवी होती है ना, यूवी रेडिएशन, वो 3 टाइप्स होता है। दिस इज ए बी सी। कभी देखा होगा सनस्क्रीन वगैरह पे ए और बी ही लिखा हुआ होता है, सी नहीं आता, क्योंकि सी जो है वो प्रॉपर ये इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, बी को पार्शियल एंटर कराती है, और ए तो बिल्कुल ही एंटर होता है। तो ऐसा बोलते हैं अगर बी ज्यादा आ जाए तो वो क्या करता है, लाइटिंग मतलब हीटिंग इफेक्ट बढ़ा देता है। ए इज एंटीबैक्टीरियल। तो यस, यहाँ पर बी सेट इज गुड, बिल्कुल ठीक है, हमें एंटीबैक्टीरियल की फॉर्म में मिल रहा है, हमें जो सी जो ग्लोबल वार्मिंग कर रही है उससे प्रोटेक्शन कर रहा है, तो वी सेट बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब यही बात आपके ट्रोपोस्फेयर में आई, तो ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है कि वहां पर तो ये बी की फॉर्म में तो एंटर करेगा ही, तो उसमें क्या होगा,
आपका फोटोकेमिकल स्मोक बनाएगा। बेसिकली आपको फोटोकेमिकल स्मोक पता होना चाहिए। दिस इज परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो समझ में आया, नाइट्रेट है ना, नाइट्रोजन कंपाउंड है। दैट्स मीन क्या करेगा, वहां पर उसको यूवी रेडिएशन की फॉर्म में हीट मिल जाएगी, फोटोन मिल जाएगा, और ये पेन की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि अगर ये ट्रोपोस्फियर में आएगा तो वहां पर ये पॉल्यूटेंट कॉज करेगा। ठीक है, चलिए, तो मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आई विल गो विद ए ऑप्शन। ओके, तो ये थे हमारे वो 30 क्वेश्चन जो ऑफकोर्स आपको हेल्प मिलेगी आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए भी। और आपने देखा भी होगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टेटमेंट बेस्ड थे, दैट्स व्हाई थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। मतलब अगर मैं केमिस्ट्री के इजी क्वेश्चन की बात करूँ तो न्यूमेरिकल बेस्ड हो गया, फॉर्मूला है, नेम लिखना है, वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। बट जब आप स्टेटमेंट फॉर्म में जाते हैं तो वहां पर कंफ्यूजन आ जाता है। तो कोशिश तो करिए कि आपको वो वाले जो कंफ्यूजन है वो वापस ना हो। तो होप ये आपको को समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।